हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज जिस टॉपिक या बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक या बिंदु का नाम है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। मैंने अभी तक जितने भी वीडियो देखे उसमें मुझे लगा कि परिमेय संख्या या रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन या परिभाषा है उसको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ छोड़ दिया गया है, या उस परिभाषा को एक्सप्लेन करके सही ढंग से नहीं समझाया गया है, जिससे बच्चे के अंदर कई प्रकार के डाउट्स क्रिएट होते हैं। मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो दूर हों और आप परिमेय संख्या को अच्छे से जान सकें। तो हम शुरू कर रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमें परिमेय संख्या या रेशनल नंबर की आवश्यकता क्यों हुई। तो आपने पूर्व में जितनी भी संख्याएं पढ़ी, जैसे प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसके बाद में जो संख्या थी पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहते हैं, तीसरी जो संख्या थी आपके पास में पूर्णांक जिसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। उन नंबरों में आपने देखा होगा कि जो संख्या है वो किसी वस्तु की पूर्णता को दिखाते हैं। यहां पूर्णता का क्या अर्थ है कि मान लीजिए मेरे पास में यह कोई चौक है। अब इस चौक का मैं नंबर पूछूं कि ये कितनी चौक है, तो आपका नंबर होगा 1। यदि मेरे पास में 10 चौके होती तो आपके पास नंबर होते 10। पर कमी कहां पर रह गई? उनको लगा कि और भी नंबरों की आवश्यकता है जो प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक से पूरे नहीं हो रहे, तो उन्होंने एक और नंबर ऐड कर दिया साथ में, परिमेय संख्या, जिसमें आपकी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। कहने का अर्थ शामिल है। इसमें क्या हुआ कि यदि किसी वस्तु की पूर्णता को तो दर्शाया जा सकता है, पर यदि किसी वस्तु के यदि टुकड़े कर दिए जाए, जो टुकड़े के हिस्से या भाग होंगे उसको हम किस प्रकार से नंबरों में दर्शाएंगे या दिखाएंगे, तो इसी को लेकर के परिमेय संख्या की आवश्यकता हुई। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से है। तो हम सबसे पहले परिमेय संख्या की डेफिनेशन को देखते हैं। आप उसको बड़े ही ध्यान से और धैर्य से देखिए और इसके प्रत्येक शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप इसके शब्दों को सही ढंग से समझ गए तो परिमेय संख्या के बहुत सारे डाउट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने लिखा है संख्या आर परिमेय संख्या हो सकती है। क्या लिखा? संख्या आर परिमेय संख्या हो सकती है। कब हो सकती है? तो उन्होंने कहा यदि संख्या आर को
पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। इन्होंने ये दूसरी बात करी। पहली बात उन्होंने क्या करी कि संख्या r परिमेय संख्या हो सकती है यदि संख्या r को p बटा q के रूप में लिखा जा सके। इसको भी हम समझेंगे कि ये क्या कहने जा रहा है। इसके आगे उन्होंने क्या कहा, जहां p और q पूर्णांक है। फिर एक नीचे शब्द लिखा q बराबर नॉट जीरो। यह इसकी डेफिनेशन है। यदि इस डेफिनेशन को या परिभाषा को यदि आपने सही ढंग से समझ लिया तो आपकी परिमेय संख्या से संबंधित बहुत सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ये डाउट भी कब आता है, अभी तो हमें परिमेय संख्या में पता नहीं चल पाता है, पर यह डाउट जब आप अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करने की जब बात आती है और p बटा q के रूप का इसका जब बात आती है तो हमारे मन में कई सारे डाउट पैदा हो जाते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा, संख्या r का मतलब आप ये समझिए कोई भी संख्या। r का मतलब यहां r से लिखा हो, x से लिखा हो, t से लिखा हो, आपको कोई से लेना देना नहीं। आप r का मतलब समझिए कोई भी संख्या। इसका मतलब कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है यदि संख्या को किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके। सबसे पहले इस बिंदु पर हम बात करते हैं और इस चीज को समझते हैं कि ये क्या कहने जा रहा है। तो आइए इस पर समझते हैं। आपने यदि इसको नोट नहीं किया, नोट कर लीजिए और हम इस पर बात करते हैं कि ये क्या कहने जा रहा है। तो उसने पहला कहा कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है यदि आप उसको p बटा q के रूप में लिख सके। तो देखिए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाता हूं। तो क्या कहने जा रहा है उसको देख लो। मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 1/2, 2/4, यहां लिख दिया 4/8, यहां लिख दिया मैंने 8/16। अब यहां देखिए यहां क्या कहने जा रहा है। यहां कहने जा रहा है कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है यदि उसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। तो आप ये बताइए सभी संख्याएं क्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो आपका उत्तर होगा हां। पर यदि मैं यहां एक प्रश्न और करूं कि क्या ये सभी संख्या p बटा q के रूप में है, तो आपका उत्तर क्या हो सकता है। तो कई सारे बच्चों का यह उत्तर हो सकता है हां सर सभी संख्या p बटा q के रूप में ही है। ये सभी संख्याएं ये सभी p बटा q के रूप में ही है। पर यह उत्तर आपका गलत है। यह सभी संख्या p बटा q के रूप में नहीं, सिर्फ और सिर्फ यह संख्या p बटा q के रूप में है। मैंने ऐसा कैसे कहा कि यही अकेली संख्या p बटा q के रूप में, ये नहीं। तो आप एक बात नोट कर लीजिए कि परिभाषा में यह कहा गया था कि यदि किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके तो वह परिमेय संख्या तो होगी, पर यह नहीं कहा गया था कि यह संख्या होगी वो p बटा q भी होगी। यदि मैं इसको यह कहूं कि 1/2 जो परिमेय संख्या है वो p बटा q के रूप में है, तो 8/2 को भी p बटा q के रूप में लिखा जा सकना चाहिए। इसको अभी जो परिणाम आएगा वो 1/2
आना चाहिए, तब जाकर के ये परिमेय संख्या तो होगी। और इसी रूप में लिखा गया कि P बटा Q के रूप में नहीं होगी, ये परिमेय संख्या अवश्य हो सकती है पर P बटा Q के रूप में नहीं होगा। इसमें एक अभाव है क्या कि P बटा Q के रूप में नहीं है, भले ही ये रेशनल नंबर है, ये वाला नंबर है वो अपने आप में P बटा Q के रूप में भी है और एक रेशनल नंबर भी है। इनमें ये कमी है कि ये P बटा Q के रूप में नहीं है, जबकि ये P बटा Q के रूप में भी और रेशनल नंबर भी है। इसके पास में सिर्फ रेशनल नंबर या परिमेय संख्या, ये P बटा Q के रूप में नहीं है। क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि P बटा Q की व्याख्या क्या दी उन्होंने, P बटा Q क्या होता है, तो इसको देखिए P बटा Q क्या होता है। P बटा Q का यहां कहा गया P बटा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। P बटा Q क्या है? सह अभाज्य संख्या। इसका मतलब भी क्या होता है वो भी समझेंगे। इंग्लिश में सह अभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर से। अब यहां इसी उदाहरण से समझते हैं कि सहअभाज्य संख्या भी क्या होती है, को प्राइम नंबर क्या है। ये आपके पास में 8/16 है, वो आपकी कोई संख्या है और इसको यदि मैं P बटा Q के रूप में लिख सकूं तो ये संख्या रेशनल नंबर होगी पर P बटा Q नहीं होगी। तो 8/16 को देखिए यहां पर 8/16, इसको यदि आप देखेंगे तो 8/16 के आपके टुकड़े करने पर 2 पे करने पर क्या हो जाएगा 4/8, फिर टुकड़े करूंगा क्या हो जाएगा 2/4, फिर टुकड़े करूंगा क्या हो गया 1/2। ये देखिए आपका जो ये नंबर था वो पुनः ये जो 1/2 प्राइम नंबर के रूप में इसको लिखा जा सका, इसलिए ये एक रेशनल या परिमेय संख्या है। पर ये नंबर P बटा Q नहीं है, P बटा Q भी ये है और रेशनल नंबर भी 1/2 है। अब क्या इसमें हुआ, सहअभाज्य का मतलब क्या हुआ कि इसके यदि मैं गुणनखंड करूं, 8/16 है, ये भी सहअभाज्य को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या वह होगी यदि उन संख्याओं के टुकड़े कर दिए जाए या गुणनखंड कर दिए जाए तो उनके गुणनखंड जो होंगे जिसके बीच में जो उभयनिष्ठ यानी कि जो कॉमन नंबर जो होंगे वो सिर्फ 1 और 1 होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई भी नंबर इसके अंदर आता है तो वो को प्राइम नंबर या उभयनिष्ठ को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। देखिए इसको समझते हैं करके। 8/16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, इतने गुणनखंड यहां कर सकता हूं। 16 के कितने कर सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना होगा इतना और 1। अब यहां देखिए आपके पास में ये दोनों भी कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है और 1 और 1 भी कॉमन। यह बहुत सारे कॉमन संख्याएं हमको मिल रही हैं या उभयनिष्ठ संख्या मिल रही है गुणनखंड के रूप में, इसलिए यह संख्या आपकी को प्राइम या सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार से देखिए 4/8, अगर ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, P बटा Q भी नहीं है, पर इसको लिखा जा सकता है 1/2 के रूप में, इसलिए परिमेय संख्या तो जरूर है, पर यह वाली जो संख्या है वह P बटा Q के रूप में नहीं। अब इसको देखिए 4/8 को कैसे लिखा जा सकता है, इसको देखेंगे तो 4 के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1, ये किसके बराबर में लिख रहे हैं 4/8 के रूप में। 8 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब यहां देखिए यहां भी कॉमन ये और ये वाला तीनों कॉमन आ रहे हैं,
तो ये भी संख्या आपकी परिमेय संख्या तो है, पर ये p बटा q के रूप में नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉमन आ रहे हैं, इसलिए यह को प्राइम नंबर नहीं है या सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर जरूर है पर p बटा q के रूप में नहीं है। अब देखिए 2/4 में क्या हो रहा है, इस संख्या को लेके देखते हैं। 2/4 में क्या हो, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, और 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1। तो एक इसमें भी, एक इसमें, एक को कॉमन ये हो गया और एक कॉमन ये हो गया, तो इसमें भी 2 कॉमन आ गई। तो ये भी हमारा को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर जरूर है, पर यह p बटा q के रूप में नहीं है, क्योंकि इस नंबर को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल, पर p बटा q के रूप में नहीं है। बार बार मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि ये आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। अब देखिए 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1, और 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। अब देखिए खाली 1 और 1, ये जो नंबर है वही इसमें कॉमन है, ये वाला, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या भी है और p बटा q के रूप में भी है। ये इसमें दोनों ही गुण निहित है, पर इसमें 2 गुण नहीं है। ये आपके रेशनल नंबर जरूर है पर p बटा q के रूप में नहीं है, इसमें ये दोनों गुण है, रेशनल नंबर भी है और p बटा q के रूप में भी है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। अब आगे देखिए, इसके बाद में उसने लिखा था p और q सभी क्या होती है, जहां p और q पूर्णांक है, उस बात को आप बस सहजता से समझ गए होंगे। यहां देखिए ये भी, ये ऊपर वाला p भी पूर्णांक है क्योंकि धनात्मक है या पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये p बटा q है वो रेशनल नंबर के साथ में ये वाले नंबरों को परिमेय संख्या भी है और इसको आप तुल्य परिमेय संख्या भी कह सकते हैं या इसको भिन्न भी कह सकते हो। इन नंबरों को आप भिन्न संख्या भी कह सकते हो फ्रैक्शन में, पर ये वाला p बटा q है और रेशनल नंबर भी है, ये भी रेशनल, ये रेशनल और ये रेशनल। अब आगे देखिए कि हमारी चर्चा जो चली तो इस बात को लेकर के चली कि p बटा q और रेशनल नंबर में क्या अंतर है। और अब हम पूर्णांक की बात कर ली, ये कोई भी नंबर है, इसको कैसे भी लिखा जा सकता है। ये नंबर यदि आपको कहा जाए कि 1/2, अगर कोई संख्या ऐसा आएगी -1/2, फिर कोई संख्या आ गई 1/-2 या फिर आ गई -1/-2, तो ये सभी संख्याएं p बटा q के रूप में भी हैं और यह जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसके p और q आप देखो, जहां पर p देखोगे तो ये पॉजिटिव वाले, ये भी पूर्णांक है, आपके इंटीजर नंबर है, ये वाला इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये चाहे यह नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आपके नंबर यदि ऊपर और नीचे इंटीजर नंबर के रूप में या पूर्णांक के रूप में है तो ये जो संख्या है वो आपकी परिमेय संख्या होगी। यह दूसरी बात होगी। अब जो विशेष बात है जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आप उस पर भी फोकस कीजिए। जैसे आपने p बटा q का मतलब समझा कि p बटा q सिर्फ और सिर्फ उसका मूल जहां से उसका उद्गम हुआ 1/2 था, वही p बटा q के रूप में भी था और परिमेय संख्या भी था। पर यहां पर आप हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसको समझिए। उसमें हम यहां क्या समझेंगे, एक मिनट, अब हम आगे और समझते हैं एक विशेष बात क्या लिखी हुई होती है। जो बात समझ में नहीं आती है, q बराबर नॉट 0, इसका क्या मतलब होता है उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि q बराबर नॉट 0 क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी हमने देखा था कि प्राकृत संख्या इसको हम n से डिनोट करते हैं, जितनी भी प्राकृत नेचुरल नंबर है इसको, जबकि आपके जो पूर्ण संख्या है इसको w से डिनोट करते हैं और आपके इंटीजर नंबर है इसको z से डिनोट करते हैं
और आप देखोगे कि जो परिमेय संख्या है उसको क्यू से डिनोट किया जाता है या क्यू के रूप में इस प्रकार की। इसके जितना भी ग्रुप होगा उसके बीच में जो संख्या होती हैं उनको इस तरीके से लिखा जाता है क्यू। ये n नेचुरल नंबर के रूप में, होल नंबर के रूप में, वैसे ही इसको क्यू। तो इस क्यू का क्या मतलब है परिमेय संख्या में, उस पर बात करते हैं। पहले इसको समझिए क्यू क्या होता है। इसको समझने से आपका क्यू बराबर नॉट जीरो आपको पता चल जाएगा। क्यू जो शब्द है आपका वो अंग्रेजी का एक शब्द है जिसको कहते हैं कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट। हिंदी में जिसको बोलते हैं भागफल, उससे लिया गया। और भागफल किस में आता है, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपको एक भागफल के रूप में कोई संख्या प्राप्त होती है। अब उस भागफल की संख्या में क्या विशेषता उसको देखते हैं। जब भी आप भाग देते हैं तो आप यहां क्या देखते हैं, जैसे मैंने यहां 20/4 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है 20 में 4 का भाग देना। तो इसके परिणाम में हमारे पास में क्या प्राप्त होता है 5, या आप साधारण भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं 20 में 5 का भाग देना। तो हम यहां क्या ढूंढ रहे हैं, 20 में 5 का भाग दे रहे, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं इसमें, हम ये ढूंढ रहे हैं कि 5 जो संख्या है इसकी, ये जो भाजक है, ये जो आपका भाजक है उसमें किसका गुणा करूं या कौन सी संख्या लाऊं जिससे मुझे 20 प्राप्त हो जाए, या किस संख्या का मल्टीप्लीकेशन करूं या मल्टीप्लाई करूं किस संख्या से कि मुझे 20 प्राप्त हो जाए। तो आप देखोगे यहां पर कि यहां जो नंबर आएगा वो 4 आएगा और 20 हो जाएगा। अब इससे क्या हम सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि ये जो 4 जो क्वोशंट नंबर जो आया वो दुनिया का एक अकेला ऐसा नंबर है जो 5 में गुणा करने पर 4 से 20 आता है। इस 4 के अलावा दुनिया का कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 5 में गुणा करने पर 20 प्राप्त हो जाए। आप खुद करके देखिए, यदि इससे 4 से 3 का, 2 का या 1 का करोगे 20 से कम संख्या प्राप्त होंगी, और 4 से यदि अधिक ले लिया, 5 ले लिया, 25 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक 4 ऐसा नंबर है जिससे हमें इसका भाज्य 20 प्राप्त होता है। तो ये अपने आप में एक कांस्टेंट नंबर है जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिरांक। कहने का मतलब एक यूनिक नंबर है 4 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 5 में गुणा करने पर 20 प्राप्त हो जाए। तो भागफल अपने आप में एक कांस्टेंट या यूनिक नंबर कहा जा सकता है कि सिर्फ अकेला है। इसका मतलब ये मत समझना कि यदि आपने 200 में दिया होता 5 का तो आपके पास में कितना आता 40। तो ये जो 40 है वो आपका एक कांस्टेंट नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जिसमें 5 का गुणा। यहां आपके अंक 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, पर ये जो संख्या होगी वो अपने आप में एक यूनिक नंबर होगा या कांस्टेंट नंबर होगा जिससे ही हम 200 प्राप्त कर। 40 के अलावा दुनिया का कोई नंबर दूसरा नहीं जिससे हमको 200 प्राप्त होगा। तो मेरी बात मैं क्या कहना जा रहा हूं वो आप समझे होंगे। तो भाग का मतलब यही होता है कि आपके पास में एक कांस्टेंट नंबर लेना चाहिए या स्थिरांक नंबर रहना चाहिए। अब इससे मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूं वो देखिए। Q बराबर नॉट जीरो होने पर वो परिमेय संख्या क्यों नहीं लेती, इसी बेस को लेकर के हम इसको करेंगे। तो पहला तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसको करते हैं कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। जैसे अभी वाला ही एग्जांपल लिया था उसी को ले लेते हैं। 20/5 बराबर क्या आ गया था 4। तो हम अभी 20 को मान लेते हैं, यहां पर यह कोई संख्या है वो a के रूप में है, ये जो 5 है उसको मान लेते हैं वो b के रूप में है, और जो भागफल आया उसको कोशेंट है इसलिए हम q के रूप में ले लेते हैं। तो हमने यहां क्या देखा कि a/b बराबर q प्राप्त होता, q को हम स्मॉल लेटर में ले लेते हैं, q के रूप में प्राप्त होता है। तो
हमने यहां इससे क्या सीखा कि हमको 20 कब प्राप्त होगा, जब 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 20 आएगा। तो हम इसी प्रकार से यहां कर लेते हैं। ए कब प्राप्त होगा, जब हम बी में ये जो क्यू का जो नंबर है वो प्राप्त कर लेंगे फिक्स, तो हमें ए प्राप्त हो जाएगा। तो यहां आप इसको देख भी सकते हो, एक बार इसको कर लेते हैं तो यदि को कमजोर छात्र है तो उसको भी पता लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो यहां देखिए ए कौन है 20, और हमने बी किसको माना 5 को, 5 तो रख दिया। अब यहां हम क्यू की जगह नंबर ढूंढे तो कि बी किसका मल्टीप्लाई करें इसमें कि 20 आ जाए। तो हमने देखा 4, तो ये एक फिक्स नंबर है। 4 के अलावा दुनिया का कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम 20 प्राप्त कर सके। ये एक कांस्टेंट या स्थिरांक है। अब इसी बात को लेकर के हम यहां व्याख्या करते हैं कि यदि q की जगह p बटा q, q की जगह यदि 0 आ जाए क्या होगा, तो हम सबसे पहले लेते हैं 0 बटा 0, इसका क्या भागफल आएगा। तो माना 0 बटा 0 को भाग देने पर हमको पता नहीं क्या आएगा, हमने मान लिया या q माना था तो हमने मान लिया इसका कोई q जो भागफल है वो आएगा। तो अब ये जो q आएगा तो देखो अब कैसे करेंगे इसको। तो हमारे पास में इसको लिख देते हैं, ये a है, ये मान लो b है और ये q है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, a बराबर b इंटू क्यू। तो a कौन है हमारे पास 0, b कौन है 0। अब हम q की जगह नंबर डाल के देखते हैं कि हमें 0 किससे प्राप्त होता है। तो यदि मैंने यहाँ q ही डाल रखा होता, q में 0 का भी मल्टीप्लाई किया होता तो 0 प्राप्त हो जाता। तो q का यहाँ ये 0 लाने के लिए 0 में किसका मल्टीप्लाई हुआ, ये कौन सा नंबर आ गया q। q भी हमारा उत्तर होगा क्योंकि q में 0 का गुणा करने पर भी 0 आ गया। यदि q की जगह में 1 रख दूं, 1 में 0 का मल्टीप्लाई करूं तो भी ये इसका भागफल है 1 भी। यदि मैं 2 रख दूं तब भी हमारे पास में 0 प्राप्त हो रहा। यदि मैं 3 रख दूं तब भी 0 प्राप्त है। इस प्रकार से मैं अनंत नंबर इसमें डालूं तब भी मुझे 0 प्राप्त होता है। यदि मैं यहाँ नेगेटिव नंबर भी डाल देता हूं, -4 डाल दूं तब भी मुझे 0 प्राप्त होता है। कहने का मतलब कुछ भी नंबर डालने पर मुझे इसकी वैल्यू मिल रही है। पर यहां आपने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ एक अकेला नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। यहां देखिए आप अनेक ऐसे नंबर हैं, अनंत नंबर हैं जिससे हमको ये वाला जो भाज्य है वो प्राप्त हो रहा है इस भाजक में गुणा करने पर। तो इस प्रकार की स्थिति पैदा होने पर ये जो भाग की जो डेफिनेशन या परिभाषा इसको संतुष्ट नहीं करता है। इसके अनेक मान आ रहे हैं, जबकि यहां तो हमारे पास में एक यूनिक नंबर आना चाहिए। यहां तो प्रत्येक संख्या इसको संतुष्ट कर रही है। तो इस प्रकार की जब संख्या प्राप्त होती है तो इसका परिणाम क्या होता है वो भी समझ लीजिए। अब आप बताइए इसका भागफल क्या आएगा, कौन सा लिखूं, q लिखूं, 0 लिखूं, 1 लिखूं। कोई बच्चा 1 लिख देता है, कोई इसको इंफिनिटी लिख देता। ये सभी उत्तर आपके गलत हैं। क्यों गलत हैं, तो उसने कहा कि ये जो नंबर है कोई ऐसा नंबर नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि इस नंबर से 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार का जो उत्तर आता है इसका भागफल को हम कहते हैं अनडिटर्मिनेट। क्या कहते हैं, अनडिटर्मिनेट। अनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है हिंदी में, असमंजस की स्थिति या दुविधा की स्थिति। असमंजस की स्थिति कैसे पैदा हो गई, तो यह देखिए ये जो 0 है, मान लो मेरे पास में कोई वस्तु है, यदि मैं इसका प्रमाण दूं कि ये वस्तु मेरी है, मेरा प्रमाण सही है कि ये वस्तु मेरी है। दूसरा कोई व्यक्ति आ गया, उसने प्रमाण दिया और प्रमाण से ये लगा कि इसकी भी ये वस्तु है। यदि यहाँ 100 व्यक्ति आते हैं, 100 प्रमाण देते हैं अपने अलग अलग व्यक्ति, और सबको लगता है कि ये प्रमाण सबके सही है और वस्तु ये सबकी है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये वस्तु इसी की है। या जो न्याय करने वाला है वो कैसे कह सकता है कि ये व्यक्ति विशेष की वस्तु है। यहां पर भी हम किसी भी एक नंबर को ये नहीं कह सकते कि इसका जो भागफल है वो एक विशेष है। इसके बहुत सारे उत्तर हैं,
इसलिए इस प्रकार की संख्या को कहते हैं अनडिटर्मिनेट या असमंजस की स्थिति। आपका उत्तर अनडिटर्मिनेट होगा। अब एक उत्तर देख लीजिए, एक और उदाहरण यहां देख लेते हैं, उससे समझिए। मतलब समझ गए होंगे, ये वाला मैं मिटा देता हूं। ये इसके पास में एक फिक्स नंबर है, इसके अलावा दुनिया में कोई नंबर नहीं होना चाहिए आपके क्वेश्चन में। यदि मैं 0/0 या 1/0 फिर लिख दूं तो क्या स्थिति पैदा हो जाएगी वो देखो। यहाँ 1/0 लिखो, चाहे 2/0 लिखो, कुछ भी लिखो, आप इसको देख सकते हो। यहां लिखते हैं हम 1/0 करके देखते हैं। 1/0 तो 1 है, वो हम मान लेते हैं, ये a है, ये b है, और इसका जो उत्तर आएगा वो भागफल आएगा वो q आएगा। तो हमें a प्राप्त करना है। यहाँ a बराबर क्या होगा, b इंटू क्यू। a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या 0 और q की जगह हम नंबर ढूंढ रहे हैं, कौन सा नंबर है जिससे मुझे 1 प्राप्त हो जाए। यदि मैं यहाँ q भी रख दूं, q इंटू 0 करूंगा तो 0 प्राप्त होगा, 1 नहीं होगा। यदि मैं q की जगह 1 रख दूं तब भी 0 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त नहीं होगा। 2 रख दूं तब भी 0 ही प्राप्त होगा, 1 प्राप्त नहीं होगा। यहां आप देख रहे हैं कि हम कोई भी नंबर रखे जा रहे हैं, कभी भी हमें 1 प्राप्त नहीं हो रहा है। और यहां जब आपने देखा था कोई भी नंबर डाल दीजिए आपको 0 प्राप्त हो रहा था, और यहां देख रहे हैं तो हमें 1 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का जब भागफल आता है तो उस भागफल को हम क्या कहते हैं, इस भागफल का उत्तर क्या होगा बताइए। यहां पर भी बच्चे इंफिनिटी 1 2 ऐसा लिख देते हैं, पर इसका उत्तर होगा 1/0 का जो उत्तर होगा वो होगा अनडिफाइंड। क्या होगा, अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड नंबर होगा। अनडिफाइंड को हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। हम यह परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं कि इस 1 को लाने के लिए हम कौन सा नंबर लाए, हम ये बता ही नहीं पा रहे। जबकि यहां किसी भी नंबर को डाल दो वो नंबर आ जाता है, ये अनडिटर्मिनेट हो गया। यहां ऐसी इसकी विरोधाभास स्थिति पैदा हो रही है, कुछ भी डाल दो 1 प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहां जो आपका आंसर जब भी आएगा 1/0 का, वो होगा अनडिफाइंड। और एक नंबर देख लेते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि जो 0 है आपका, ये जो 0 है वो क्या एक परिमेय संख्या है? तो कोई ना कह सकता, हाँ, पर ये p की जगह लिखा हुआ है, नीचे q की जगह तो 1 लिखा जा सकता है किसी भी संख्या के। ये तो आपको पता होगा। मैंने चर्चा भी इसलिए नहीं की कि मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता और आगे इस बात को छोड़ दिया। पर आप देखिए, किसी भी संख्या 3 है, 3/1 लिखा जा सकता है, क्या फर्क है, क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम यहाँ 0/1 लिख सकते हैं। ये p की जगह 0 है, जबकि यहाँ देखा था ये सभी q की जगह 0 थे। तो ऐसा लिखने पर ये परिमेय संख्या नहीं होगी, पर यहां नीचे 1 लिखा जा सकता है। अब इसको देखते हैं, क्या ये भी जो भागफल की जो परिभाषा है या डेफिनेशन इसको संतुष्ट करता है। इसको मान लेते हैं हम a, इसको मान लेते हैं हम b, और इसका आंसर आएगा q के रूप में मान लेते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए इसको आगे बढ़ाते तो यहां क्या आएगा, a बराबर b इंटू क्यू। a कौन है 0 बराबर b कौन है 1। q की जगह अगर q में 1 का गुणा करते q आता है, 0 नहीं आता, इसलिए q संतुष्ट नहीं करता। ये b की जगह नंबर दे रखे इसलिए हमने लिख दिया a की जगह 0, q लिख दिया यहाँ तो q आएगा। यदि मैं q के बाद में 0 रखता हूं, 0 में का मल्टीप्लाई करता हूं 0 आ जाता है। इसका मतलब ये 0 है वो इसको संतुष्ट करता है, हाँ 0 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए 0 के अलावा कोई 1 2 या 3 कोई भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 0 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ 0 एक यूनिक नंबर है, यही आपके पास में एक कांस्टेंट या स्थिरांक नंबर है या यूनिक नंबर है जो 0 को संतुष्ट करता है। तो ये जो अपने भागफल की जो स्थिति है उसकी जो परिभाषा है उसको संतुष्ट करता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो अभी तक
आपने इन उदाहरणों से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। यदि इसके बताने में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम इसके आगे यदि आप चाहोगे कि हम नंबरों को, परिमेय संख्या के नंबरों को कैसे ज्ञात करते हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अब हम इसके बाद में 10th की जो मैथ है उस पर हम चर्चा करेंगे कि उसके जो चैप्टर है उससे संबंधित भी और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर भी। हम उन सभी को हमारी साधारण भाषा में समझेंगे और ये सीखेंगे कि ये नंबर क्या होते हैं और इन नंबरों को हम कैसे फाइंड करते हैं या कैसे खोजते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की यहां पर कमी लगती है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए। और यदि आप इसमें भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मैं एक कमेंट पर भी इस वीडियो को वापस बना करके उस डाउट को दूर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।